अमित की माँ लता उसकी शादी करवाने की जिद करती है, लेकिन अमित का बीना के साथ 1 साल से चक्कर चल रहा है और अमित को तो बीना से ही शादी करनी है। अमित ये बात अपनी माँ को बताता है। अमित की माँ उससे कहती है कि अगर 2 दिन के अंदर बीना के माता पिता उसके घर उसके माँ बाप से मिलने नहीं आए तो वो अमित की शादी अपनी पसंद की लड़की के साथ कर देगी। बीना के माँ बाप छुट्टी मनाने लंदन गए। अब उनको कैसे लाया जाए ताकि अमित की शादी बीना से हो सके। सुबह का समय है। अमित नाश्ता कर रहा है। घर के सभी सदस्य माँ, पिताजी, अमर और कुसुम भी बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। तभी अमित की माँ अमित की शादी की बात छेड़ती है। सुनिए जी, अमित अब बड़ा हो चुका है, आपको इसकी शादी वादी की कुछ पड़ी भी है या नहीं? अच्छा हुआ तुमने बात निकाली, मैं तुमसे इस बारे में बात करने ही वाला था। क्या बात करने वाले थे? मैंने तो यहाँ अमित के लिए लड़की भी देख लिया है। अरे क्या हुआ बेटा? ले पानी पी ले। अरे माँ, इतनी जल्दी क्या है? अरे जल्दी वल्दी कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी लग गई, अब और क्यों रुकना। मैंने लड़की देख रखी है तुम्हारे लिए। अरे माँ, एक बार अमित भैया से भी तो पूछो कि उन्होंने ऑलरेडी अपने लिए कोई लड़की तो नहीं देख रखी। अरे चुप कर तू। नहीं, वो सही कह रहा है, एक बार अमित से पूछना जरूरी है। अमित बेटा, क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद है? अमित थोड़ा हड़बड़ा जाता है। वो पिताजी, मैं कह रहा था कि। अरे शर्माओ मत बेटा, हमें बता दो, हम लड़की से और उसके माता पिता से मिलकर बात कर लेंगे। वो पिताजी, मैं आपको शाम को बताता हूँ। शाम हो जाती है। अमित ऑफिस से आ जाता है। सब लोग बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी माँ फिर से अमित को शादी के बारे में पूछती है। अमित, तुम सुबह बताने वाले थे ना शादी के बारे में? हाँ बेटा, जो भी है अभी बता दो, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी किसी और से तय कर देगी। तुम जानते हो ना अपनी माँ को। अरे वाह, भैया की शादी, ये बोलो अमित। माँ, एक लड़की है बिना, वो मेरे कॉलेज में ही पढ़ती थी, तभी हमारा जम गया। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो। ऐतराज क्यों होगा, अभी तो हमें लड़की कौन है ये भी पता नहीं। अमित, हम लड़की से और उसके परिवार वालों से बिना मिले कैसे बता सकते हैं? तुम एक काम करो, परसों रविवार को लड़की और लड़की के माता पिता को मिलने के लिए बुलवा लो, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। ठीक है माँ, मैं बताता हूँ बीना को। अमित रात को अपने कमरे में जाता है और बीना को फोन लगाता है और बताता है कि उसके घर वाले बीना के घर वालों से मिलना चाहते हैं। अच्छा सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना मेरे घर पे शादी की बात चल रही है। हाँ, तो मेरे घर वाले तुम्हारे माता पिता से परसों रविवार को मिलना चाहते हैं। अरे लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरे घर वाले तो लंदन गए हैं घूमने। अरे मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। तुम अपने घर वालों से पूछो ना, हम लोग अगले रविवार मिल सकते हैं क्या? देखता हूँ उनसे पूछ के। अमित फोन रख देता है। सुबह हो जाती है। अमित नाश्ता करने के लिए नीचे आता है तो देखता है माँ पहले से ही भड़की हुई है। वो फिर भी माँ से बीना के परिवार से अगले रविवार मिलने की बात करता है और फंस जाता है। सुनिए जी, मुझे अमित की बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे मैंने उसके लिए इतनी अच्छी लड़की देखी है और उसे किसी और से शादी करनी है। तभी अमित आ जाता है माँ से बात करने। माँ, क्या है? वो माँ, दरअसल बीना के घर वाले कुछ दिन के लिए बाहर गए हैं, तो क्या हम उन लोगों को अगले रविवार नहीं मिल सकते? देखो, मिलना है ना तो परसों ही मिलने बोलो। अगर रविवार को नहीं आएंगे तो मैं तुम्हारी शादी मेरी पसंद की लड़की के साथ तय कर दूंगी और वो लोग अगले रविवार को आने वाले हैं, समझे? ये कहकर माँ अंदर चली जाती है। और माँ, लेकिन सुनो तो। अमित बेचारा कुछ नहीं कह पाता। अमित ये बात बीना को बताता है और दोनों सोच में पड़ जाते हैं। अमित और बीना एक होटल में बैठे थे और कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। अरे बीना, मुसीबत हो गई। क्या हुआ? माँ ने कहा कि उसको तुम्हारे घर वालों से इसी रविवार को मिलना है, नहीं तो वो मेरी शादी उनकी पसंद की लड़के से तय कर देगी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। क्या तुम अपने घर वालों को जल्दी आने के लिए नहीं बोल सकते? मैं कोशिश कर रही हूँ, रुको
मैं अभी उन्हें फोन करके देखती हूँ। बीना घर वालों को फोन करती है लेकिन उनका फोन नहीं लगता। क्या हुआ? फोन ही नहीं लग रहा। अब क्या करे? तुम्हारी माँ अगले रविवार के लिए नहीं मानेगी क्या? मुझे तो नहीं लगता कि वो मानेगी। तो अब क्या करें? एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम तुम्हारे नकली माँ बाप को घर पे बुलाएं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? देखो, इससे माँ तो शांत हो जाएगी और फिर आगे का देख लेंगे। और कोई रास्ता नहीं है क्या? फिलहाल तो नहीं है। तो ठीक है, लेकिन किसे माँ बाप बनाएंगे? मैं कुछ नाटक कंपनी के लोगों को जानता हूँ, उन्हें ही बुला लेते। ठीक है। तुम उन्हें बाकी बातें समझा देना। अमित बीना को फोन करके बताता है कि उसने नाटक कंपनी वालों से बात कर ली है, लेकिन उन्हें कुछ और लोगों को भी तैयार रखना चाहिए जो बीना के माँ बाप बन सके, ताकि अगर नाटक कंपनी वाले किसी वजह से ना आ पाए तो किसी और लोगों को वो माँ बाप बना सकते हैं। बिना सुनो, मेरी नाटक कंपनी वालों से बात हो गई है। उनको थोड़े पैसे ज्यादा चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो लोग आ जाएंगे। लेकिन हमें ना कुछ और लोगों को भी तैयार रखना होगा, ताकि अगर नाटक कंपनी वालों ने मना कर दिया तो हमारे पास दूसरे लोग तैयार हो। हाँ, ये बात तो सही है अमित, हमें दूसरे लोगों को भी तैयार रखना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम अपने कुछ दोस्तों से बात करके रखो। हाँ, चलेगा। मैं भी ना अपने दोस्तों को बता के रखता हूँ। अमित अपने दोस्त सुरेश और उसकी बीवी नीलम को बीना के माँ बाप बनने के लिए तैयार करता है। अरे सुरेश, सुनना, मुझे तेरी मदद की सख्त जरूरत है। अरे क्या हुआ यार? तुझे और तेरी बीवी को रविवार को मेरे घर बीना के माता पिता बन के आना है। क्यों? क्या हुआ? अब क्या बताऊं, माँ ने शर्त रखी है कि उसे इसी रविवार को बीना के माता पिता से मिलना है, नहीं तो वो मेरी शादी किसी और जगह तय कर देगी। अरे तो बीना के माता पिता क्यों नहीं आ रहे हैं? कहीं उनको ये शादी नामंजूर तो नहीं? ऐसी बात नहीं है सुरेश, बीना के माता पिता फिलहाल लंदन घूमने गए हैं और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अच्छा, तो इसलिए। वही तो। कपड़े वपड़े तो मैं जमा लूंगा इधर उधर से, लेकिन मेकअप का क्या? वो कैसे करेंगे? देख, मेरा एक दोस्त है जो मेकअप करता है, मैं उसे तेरे यहाँ भेज दूंगा, वो तुम दोनों का मेकअप कर देगा। ठीक है, चल आ जाएंगे दोस्त। बीना भी अपनी दोस्त पूनम को कॉल करके बताती है कि उसको और उसके पति प्रशांत को रविवार को अमित के घर पे बीना के माता पिता बन के आना है। हेलो पूनम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। अच्छा सुनना, एक काम है तुझसे। हाँ हाँ बता। तुझे और जीजा जी को ना रविवार को अमित के घर मेरे माता पिता बन के आना होगा। क्यों? किस लिए? अरे अमित की माँ ने रविवार को मेरे माता पिता से मिलने की जिद की है, और तू जानती है ना, मेरे माता पिता तो लंदन गए हुए हैं। हाँ, लेकिन मेकअप वगैरह का क्या? अरे उसके लिए मैं एक आदमी भिजवा दूंगी, वो तुम्हारा मेकअप कर देगा, और बाकी चीजें क्या बोलना है क्या नहीं वो भी मैं तुम्हें बता दूंगी। तू कर लेगी ना यार? मैं तो कर लूंगी, लेकिन तेरे जीजा जी का भरोसा नहीं है। मैं उनसे बात करके तुझे शाम को बताती हूँ। ठीक है यार। शाम को पूनम के पति प्रशांत घर आते हैं। प्रशांत डॉक्टर है। पूनम उनसे बीना के बारे में बात करती है। सुनिए जी, आपको बीना पता है ना, मेरी सहेली? हाँ हाँ पता है। क्या हुआ उसका? उसे ना हमारी मदद की जरूरत है। कैसी मदद? पैसों की? ना, हमें रविवार के दिन किसी के घर पे उसके माता पिता बन के जाना है। अरे भाई, हम उसके माता पिता कैसे लगेंगे? उसकी चिंता आप मत कीजिए, वो मेकअप करवा देगी हमारा। अरे नहीं भाई, ये सब मुझसे नहीं होगा। हमें जाना ही होगा, उसे हमारी मदद की सख्त जरूरत है। ठीक है, देखते हैं। पूनम बीना को फोन करके बताती है। प्रशांत नहीं मान रहे, लेकिन वो फिर भी आ जाएंगे। बीना सुनो, हम लोग रविवार को आ जाएंगे। जीजाजी मान गए? देखो अभी तक तो नहीं माने, लेकिन मैं बता रही हूँ वो आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू पूनम। बीना फोन पे अमित को बताती है कि उसकी अपने माता पिता से बात हो गई है और वो लंदन से शायद रविवार तक आ जाएंगे। अमित सुनो, मेरी बात मम्मा के साथ हो गई। किसकी मम्मा? अरे मेरी मम्मा। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने?
यही कि शायद रविवार तक वो लंदन से वापस आ जाएंगे। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। तो फिर बाकी लोगों को कैंसिल करवा दे। अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। उन्होंने कहा कि अगर फ्लाइट वगैरह लेट हो गई तो सबको रेडी रखो, रविवार के दिन देख लेंगे किसको बुलाना है। ठीक कह रही हो तुम, हम ऐसा ही करते हैं। रविवार का दिन आता है। आने से 1 घंटा पहले नाटक कंपनी वाला विवेक अमित से 100% एडवांस पेमेंट मांगता है। अमित उसे ऑनलाइन पेमेंट कर देता है, लेकिन सिग्नल खराब होने की वजह से विवेक को पैसे नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो आने से मना कर देता है। अरे विवेक जी, आ रहे हो ना? पहले पेमेंट कीजिए। अरे पेमेंट तो बाद में करने वाले थे ना। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिक्कत आ गई है तो 100% एडवांस पेमेंट चाहिए। अमित ऑनलाइन पेमेंट कर देता है। कर दिया, देखिए ऑनलाइन आ गया ना आपको पेमेंट। नहीं तो अरे तो आ जाएगा, सिग्नल खराब होगा इसलिए लेट आएगा। देखिए अमित जी, अगर पेमेंट आया तो हम आएंगे, नहीं तो हम भी नहीं आएंगे। अरे तो मत आइए, ये बोलकर अमित फोन काट देता है। अमित उसके दोस्त सुरेश को कॉल करता है, लेकिन सुरेश कॉल नहीं उठाता, इसलिए अमित उसे मैसेज करके आने के लिए कहता है। फिर अमित फोन पे बीना से बात करता है। अरे बीना, सुनो ना, नाटक कंपनी वाले कैंसिल हो गए और सुरेश भी फोन नहीं उठा रहा। तुम एक काम करो, पूनम और प्रशांत को आने के लिए कह दो, और तुम भी ना जल्दी से आ जाओ। ठीक है, कहती हूँ। पूनम और प्रशांत बीना के साथ अमित के घर आ जाते हैं। अमित उनका स्वागत करता है। आइए। अमित के घर वाले बैठे हुए थे। माँ, ये है बीना और ये बीना के माता पिता। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, बैठिए ना। क्या करते हैं जी आप? जी मैं डॉक्टर हूँ। अमित चौंक जाता है। लेकिन अमित ने तो कहा था कि आपकी मिठाई की दुकान है। हाँ। अरे मतलब डॉक्टर है, लेकिन इनकी मिठाई की दुकान भी है। डॉक्टर तो ये गरीबों की मदद करने के लिए बना है। हाँ, सही कहा आपने। अब तो काफी जवान दिखता है। उम्र क्या होगी आपकी? जी 28। क्या? 58। माफ कीजिए, गलती से 28 निकल गया। तो शादी की बात करें? किसकी? अरे आपकी बेटी की। किसकी बेटी? अरे चाचा जी, आपकी बेटी बीना। हाँ, बीना। माफ कीजिए, मैं भूल गया था। बेटे को भूल गए थे? उसी की तो शादी की बात करने आए हैं ना आप? माफ कीजिए, इनकी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है। अरे पर ये तो डॉक्टर है। अरे पिताजी, डॉक्टर की भी तबीयत कभी कभी खराब हो जाती है। आखिर डॉक्टर भी तो इंसान ही है ना। हाँ बेटा, ये बात तो सही है। उतने में अमित का दोस्त सुरेश और उसकी बीवी नीलम बीना के माता पिता बन के आते हैं। नमस्ते। आप कौन? माफ कीजिए, पहचाना नहीं। जी हम बीना के माता पिता। माफ कीजिए, हमें थोड़ी देर हो गई। बीना, अमित और घर के बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। जी हम अंदर आए, बेटी की शादी की बात जो करनी है आपसे। है? सुरेश और नीलम अंदर आते हैं। अमित बेटा, अगर ये बीना के माता पिता है तो ये कौन है? ये कौन है? ये कह रहे हैं कि यही बीना के माता पिता है। बीना बेटी, तुमने बताया नहीं तुम्हारे दो माता पिता हैं? बीना अमित को गुस्से से देखती है। अमित डर जाता है। अरे नहीं पिताजी, ये बीना के असली माता पिता है। तो ये लोग कौन है? ये तो मतलब ये मैं आपको बाद में समझाता हूँ ना। बीना, ये सब क्या है? अमित, ये सब क्या है? अब मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको समझाता हूँ। माँ, आप लोग बैठ के बीना के माता पिता से बात कीजिए। अमित और बीना प्रशांत और पूनम को लेकर अंदर चले जाते हैं। अमित, कौन लोग हैं ये? अरे ये मेरा दोस्त सुरेश और उसकी बीवी नीलम है। पर तुमने तो कहा प्रशांत और पूनम को बुलाओ। अरे ये बेवकूफ फोन नहीं उठा रहा था, इसलिए मैंने मैसेज करके रख दिया था। कमबख्त मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रहा था, तो मैंने प्रशांत और पूनम को बुलवाने के लिए कह दिया। अब लगता है इसने थोड़ी देर बाद मैसेज देखा होगा और ये आ गया। अरे तो आप क्या करें? अब सुरेश और नीलम को ही तुम्हारे माता पिता बनने दो, इनका बाद में देख लेंगे। अमित और बीना प्रशांत और पूनम को अंदर बिठाकर बाहर आ जाते हैं।
पिताजी आपने फोन का रिप्लाई क्यों नहीं किया? वो क्या है ना बेटा, मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया था। अरे तो रिचार्ज करके फोन करते, डायरेक्ट क्यों आ गए? तुम्हारा मैसेज देख के डायरेक्ट आ गया बेटा। अच्छा। उतने में नाटक कंपनी वाले लोग भी आ जाते हैं। दरवाजे में खड़े होकर वो बोलते हैं, नमस्ते जी। नमस्ते जी, आपका? जी हम बीना के माता पिता हैं। पिताजी चौंक कर खड़े हो जाते हैं। घर के बाकी सभी लोग भी चौंक जाते हैं। विवेक और सरिता अंदर आते हैं। बेटा पेमेंट मिल गया, थोड़ी देर से मिला लेकिन मिल गया, इसलिए आने में ना थोड़ी देर हो गई। अमित, कौन है ये और ये पेमेंट का क्या है? पिताजी, इनकी गाड़ी का पेमेंट लेट हुआ, इसलिए ड्राइवर लेट आया और इन्हें आने में देर हो गई। अरे लेकिन ये है कौन? यही है बीना के माता पिता। अरे तो ये कौन है और वो जो अंदर बैठा है वो कौन है? मैं समझाता हूँ मामा, मैं समझाता हूँ। जी आप मेरे साथ अंदर चलिए। बीना, जरा मेरी मदद करो। अमित और बीना सुरेश और नीलम को अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ प्रशांत और पूनम पहले से बैठे हुए थे और ये सब देख रहे थे। अमित, अब ये सब कौन है और ये पेमेंट का क्या है? अरे ये वही नाटक कंपनी वाले लोग हैं, उनको एडवांस पेमेंट चाहिए था, उसी की बात कर रहे हैं। उन्हें पेमेंट थोड़ी देर से मिला। और ये लोग कौन है? ये मेरा दोस्त है सुरेश और ये उसकी बीवी नीलम। चलो बाहर चलते हैं। हे भगवान। अमित और बीना बाहर आते हैं। विवेक अमित के माता पिता से बात कर रहा था। तो समधन जी, मैं आपसे कह रहा था कि उतने में बीना के असली माता पिता आ जाते हैं। दरवाजे पे खड़े होकर वो भी, नमस्ते जी। नमस्ते। अब ये कौन है? इन्हें तो मैंने नहीं बुलाया और इन्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ। जी आप कौन? जी हम बीना के माता पिता हैं, डायरेक्ट लंदन से आए हैं यहाँ। अमित, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? जी यही है मेरे असली माता पिता। तो ये कौन है? अब अमित पूरी हकीकत सबको बताता है। पिताजी, माँ की जिद थी कि उसे इस रविवार को बीना के माता पिता से मिलना है और बीना के माता पिता लंदन गए हुए थे। उनका रविवार तक यहाँ पहुँचना नामुमकिन था, इसलिए हमें नकली माँ बाप बुलाने पड़े, जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अच्छा, तो ये सब हुआ। पिताजी हमें माफ कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं बेटा, अब सबको बाहर बुलवाओ, जो असली है उन्हें रहने दो और बाकी सबको घर भेज दो, ताकि हम असली माँ बाप से शादी की बात कर सकें। समझे? समझे जी समझे। पिताजी हंसने लगते हैं और उनको देखकर सब हंसने लगते हैं। विद्या के दो बेटे हैं, दीपक और ईशान। दीपक बड़ा बेटा है, अपने पापा का बिजनेस संभालता है, जबकि ईशान अभी अभी काम सीख रहा है। अरे तुम दोनों इतने सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? वो माँ, आज कंपनी में बहुत बड़ी मीटिंग है, बस उसी के लिए जा रहे हैं। तुम दोनों को इस तरह काम करते देख मुझे सच में बहुत गर्व महसूस होता है। मैं जानती हूँ अगले साल तुम्हारे पापा के जाने के बाद तुम दोनों के लिए बिजनेस को संभालना कितना मुश्किल होगा। मैं तो अभी अभी काम सीख रहा हूँ माँ, लेकिन भैया ने तो कंपनी को बहुत पहले से संभाला है। हाँ, दीपक इस घर के बड़े बेटे होने का फर्ज तूने बखूबी निभाया है। अब बस मेरी यही इच्छा है कि तू भी शादी करके सेटल हो जाए। अरे माँ, आप भी कहाँ इन बातों को आज ले आई है बीच में? माँ ठीक तो कह रही है भैया, आपकी शादी होगी तभी तो मेरी होगी ना। तुझे बड़ी जल्दी पड़ी है शादी की। एक काम करो माँ, इसकी शादी पहले करवा दो। कुछ भी। देखिए माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, इस बारे में हम आराम से बात करेंगे। अभी मुझे देर हो रही है मीटिंग के लिए, हम चलते हैं। चल छोटे, शादी करनी है ना तुझे, चल। भैया। विद्या शर्मा का छोटा सा परिवार एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। कुछ समय पहले ही विद्या के पति की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। तब से सारा कारोबार दीपक ही संभाल रहा था। विद्या को अब चिंता थी तो बस अपने बड़े बेटे की शादी की, जो इस साल 28 का होने वाला था। हाँ जी, अच्छा हुआ आपने विवेक की शादी जल्दी करवा दी। अब मैं भी दीपक के लिए कोई अच्छी सी लड़की देख रही हूँ।
अरे हमारे दीपक को तो अच्छे से अच्छी लड़की मिल जाएगी। दीपक कितना होशियार है, देखने में भी तो हीरो लगता है। कोई भी लड़की हमारे दीपक को क्यों ना कहेगी। आपकी बात तो सही है दीदी। दीपक के पापा के जाने के बाद वो सिर्फ काम में मशगूल रहता है। उसकी ज़िंदगी में कोई अच्छी लड़की आ जाएगी तो उसका जीवन भी संवर जाएगा। मैं बात करती हूँ कुछ लोगों से, हमारे दीपक के लिए अच्छी लड़की मिल ही जाएगी। जहाँ विद्या दीपक के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रही थी, वहीं दीपक को पहले से ही उसकी कंपनी में काम कर रही विनीता से प्यार हो गया था, जिस बारे में उसने अभी तक अपने घर में बात ही नहीं की थी। तुमने अभी तक बात नहीं की अपने घर में हमारे बारे में? अरे समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ माँ से कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे कैसे कहूँ, उसे क्या मतलब है? मेरा मतलब है पापा की मौत को अभी 1 साल ही हुआ है। माँ को तो यही लगता है कि मैं सिर्फ काम ही करता हूँ यहाँ। अगर उनसे कहूँगा तो कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगी। देखो दीपक, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और तुमने इस कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुम्हें किसी लड़के से प्यार हो गया है तो हमने कुछ गलत नहीं किया, और हम बड़ों के आशीर्वाद से ही तो शादी करना चाहते हैं, इसमें बुरी क्या बात है? मैं जानता हूँ तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी मुझे माँ से ये बात कहने में संकोच हो रहा है। अगर तुम यही चाहते हो तो हम आज के बाद कभी बात नहीं करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारा रिश्ता हम आज ही ख़त्म कर देते। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो फिर हमारी शादी की बात करो ना अपनी माँ से। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए किसी और लड़की को पसंद कर ले। ठीक है, आज शाम को हम दोनों माँ के पास जाएंगे और हमारी शादी की बात करेंगे। सच? हाँ सच। दीपक और विनीता शाम को घर आते हैं अपने रिश्ते की सच्चाई बताने के लिए, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब वहाँ पहले से ही कोई दूसरे लड़की वाले दीपक को देखने आ चुके थे। विनीता और दीपक को तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा उनके साथ। ये सब क्या है? अरे मुझे नहीं पता विनीता। ये लीजिए, दीपक भी आ गया है। आजा दीपक, वहाँ दरवाजे पर क्या कर रहा है? जी, ये लड़की कौन है तेरे साथ? वो माँ मेरी कंपनी में काम करती है। अच्छा अच्छा, चल ठीक है, आजा। देख, हीर के घर वाले तुझे देखने आए हैं। माँ ये कौन है? अरे ये हीर है, तेरी मौसी जी की सहेली की बेटी। मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई है। तुम दोनों बात कर लो, फिर तुम्हारा रोका भी कर देते हैं। रोका? लेकिन माँ। अरे लेकिन क्या दीपक, तुझे कभी ना कभी तो शादी करनी है, और मुझे तो हीर बड़ी पसंद आई है। ठीक है सर, फिर मैं चलती हूँ। मुझे नहीं लगता आज मेरा यहाँ रहना सही रहेगा। अरे विनीता मेरी बात तो सुनो प्लीज। अरे वहाँ क्या कर रहा है खड़े खड़े? विनीता 1 मिनट रुको। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे ऑफिस की बात है, ऑफिस में कर लेना बेटा। माँ मैं विनीता से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। आज मैं आपसे यही बात करने आया था। मुझे नहीं पता था कि आपने इन लोगों को यहाँ बुलाया होगा। शादी की बात करने से पहले अपने बेटे से तो पूछ लिया होता बहन जी। आपने हमारा समय भी बर्बाद कर दिया। चलो उठो यहाँ से। आए हुए लड़की वाले विद्या को खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं, जिससे विद्या को काफ़ी बुरा लगता है। अगर तेरी जिंदगी में कोई लड़की थी तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने तुझे कितनी बार तेरी शादी की बात की है, लेकिन फिर भी तूने मुझे नहीं बताया। माँ मैं डर गया था। मुझे लगा आप पहले ही पापा की मौत से दुखी हैं। ऐसे में आपको कैसे बताता कि मैं ऑफिस में ही किसी से प्यार करता हूँ। अगर तू पहले बता देता तो इस तरह मेरी बेइज्जती तो नहीं होती। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ, लेकिन मैं विनीता के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता हूँ। आंटी हमें माफ़ कर दीजिए प्लीज़। अब जो हो गया सो हो गया, आगे तुम्हें जो अच्छा लगे वैसा करो तुम। माँ ऐसा मत कहो। हम दोनों आपके आशीर्वाद से ही शादी करेंगे। प्लीज़ आंटी जी, अब नाराज़ मत होइए। दीपक और विनीता के मनाने पर विद्या का गुस्सा शांत हो गया था, लेकिन दीपक और विनीता को पता था कि उनकी इस हरकत ने विद्या को बहुत दुख पहुंचाया है, जिससे अभी भी विद्या ने उन्हें पूरी तरह से माफ़ नहीं किया था। माँ अपने कारीगर को बुलवाया था, आपको कुछ बनवाना था क्या घर में? हाँ, मैंने सोचा तेरी शादी से पहले घर को नया रंग करवा देते हैं, और मुझे रसोई भी फिर से बनवानी थी। फिर से? लेकिन क्यों माँ, रसोई तो अच्छी है। हाँ, मुझे उसमें कुछ बदलाव करना है,
क्यों, नहीं करवा सकती हो क्या? अरे माम, मैं तो बस पूछ रहा था, आपका घर है, आप कुछ भी करवा सकती हैं। मैं आज ही कारीगरों को काम पर लगवा देता हूँ। वैसे तो दीपक की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी माँ से पूछ सके कि आखिर वो रसोई में क्या बनवा रही है, क्योंकि आजकल दीपक और विनीता की बात के बाद से दीपक विद्या को ज़्यादा नाराज़ नहीं करना चाहता था। लेकिन तुम्हें पूछना तो चाहिए था ना, आखिर वो हमारी शादी के पहले रसोई में क्या बनवा रही हैं? कहीं ऐसा ना हो दीपक की शादी के बाद वो मुझे कोई बड़ा झटका दे दे। देखो, अभी तो मैं माँ से कुछ नहीं पूछ सकता हूँ, पहले ही मैं उन्हें बहुत नाराज़ कर चुका हूँ, और अब तुम्हें शादी के बाद तो पता चल ही जाएगा कि वो रसोई के अंदर क्या बना रही हैं। हे भगवान, अब मेरी नैया आपके हाथ में है, संभाल लेना मेरी होने वाली सासू माँ से। दीपक और विनीता की शादी के पहले सारे घर का रंग और रसोई का काम खत्म हो चुका था, इसलिए दोनों की शादी भी विद्या ने जल्दी ही करवा दी। लेकिन रसोई के अंदर आखिर बनवाया क्या गया था, इसका राज अभी तक खुल नहीं पाया था। तुमने अभी तक नहीं पूछा? अरे पूछ कर भी क्या करूं, अभी तो तुम इस घर की बहू हो, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम वैसे भी रसोई में जाओगी ना तो खुद ही पता लगा लेना कि आखिर माँ ने ऐसा क्या बनाया है रसोई में। हाँ, बात तो तुम्हारी भी सही है, अब तो मैं खुद ही जा सकती हूँ रसोई में। क्या हुआ, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो कब से? अब नहीं माँ जी, मैं बस वो सोच रही थी कि आज पहली बार मैं आप सबके लिए क्या बनाऊँ। सबसे पहले मीठा बनाना, उसके बाद सबके लिए खाना बना देना। हमारे घर में सबसे पहले बहू मीठा ही बनाती है रसोई में। जी माँ जी, ठीक है, तो मैं जाऊँ रसोई में? हाँ, रसोई में जाए बिना कैसे बनाओगी खाना? जी वो तो है। विनीता रसोई में आती है और देखती है रसोई तो काफ़ी साफ सुथरी थी, लेकिन ऐसा नया तो उसमें कुछ नहीं था। अजीब बात है, मुझे तो कुछ नया नहीं लग रहा। ऐसा क्या बनवाया होगा माँ जी ने? क्या हुआ, शुरू करो खाना बनाना। जी, सबसे पहले मैं प्याज काट लेती हूँ सब्जी बनाने के लिए। हाँ, तो रसोई में जाओ और वहाँ काट लो प्याज। रसोई में जाऊँ? लेकिन मैं तो रसोई में ही हूँ ना माँ जी। यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। यहाँ एक और रसोई है, जहाँ तुम्हें कुछ भी काटना हो, सामान लेना हो, फल काटने हो, तो तुम यहाँ काट सकती हो। अगर तुम्हें कुछ बनाना हो तो तुम इस रसोई में आ सकती हो। क्या, रसोई के अंदर रसोई? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं माँ जी, आपने बनवाया है तो अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा है, मैं काट देती हूँ। अगर तुम्हें तकलीफ है तो मैं सब्जी काट देती हूँ, लाओ। नहीं माँ जी, मुझे क्या तकलीफ़ होगी, मैं जानती हूँ आपको सफाई बहुत पसंद है ना, तभी आपने रसोई के अंदर रसोई बनवाई है। मैं इस बात का ख्याल रखूँगी कि मैं इस रसोई को ख़राब ना करूँ। मुझे सफाई पसंद है, लेकिन माँ आपसे मिलने कोई आया है। मैं अभी आती हूँ। जी माँ जी, आप जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूँगी यहाँ। विनीता ने कह तो दिया था कि वो सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था। उसे कभी चीज़ें लेने उस रसोई में जाना पड़ता तो कभी इस रसोई में आना पड़ता। सब्जी काटती तो वहाँ पर, कभी यहाँ आकर उसे बनाने में लग जाती। इससे रसोई बनाने में वक्त भी ज़्यादा लग रहा था और उसके पैर भी बहुत ज़्यादा थक रहे थे। पता नहीं माँ ने ऐसा क्यों किया है। लगता है वो मुझसे अभी भी नाराज़ है, इसीलिए वो मेरी परीक्षा ले रही हैं कि मैं रसोई को साफ रख सकती हूँ या नहीं। लेकिन ये तो गलत है ना, तुम कहो तो मैं माँ से बात करता हूँ। देखो तो तुम आज कितनी थक गई हो। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ मत कहना माँ से, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने आते ही तुम्हारे कान भरने शुरू कर दिए। अरे लेकिन तुम ये रोज़ इस तरह कैसे काम कर पाओगी? आज पहला दिन था ना, इसलिए थोड़ी थक गई हूँ, एक बार आदत हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। विनीता पूरी कोशिश कर रही थी कि वो विद्या को खुश कर सके और उसकी नाराज़गी को दूर कर सके। माँ जी, आज क्या बनाना है, आप बता दीजिए, मैं जल्दी से बना देती हूँ। आज दीपक की मौसी जी आ रही है खाने पर अपनी बहू के साथ, इसलिए कुछ अच्छा सा खाना बनाना है। हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आज सब कुछ स्पेशल बनाऊंगी। जीजी को पनीर की सब्जी और पराठा बहुत पसंद है, तो आज वही बनाते हैं। मैं आटा गूंथ देती हूँ और सब्जी भी काट देती हूँ, तुम बाकी काम देख लो। अरे नहीं माँ जी, आप क्यों करेंगी, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ कर लूँगी। विनीता के पास आज मौका था कि वो मौसी जी और अपनी सास को खुश कर सके, इसलिए उसने बहुत कुछ बनाने का सोच लिया था।
लेकिन रसोई के अंदर रसोई होने से उसे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर होना पड़ रहा था। तेरी बहू भी गजब है विद्या, कब से देख रही हूँ अंदर से बाहर बाहर से अंदर हो रही है। कुछ काम भी करती है कि नहीं? मौसी ऐसा नहीं है, भाभी बहुत काम करती हैं, सुबह से आपके लिए खाना बनाने में ही लगी हैं। सच कहूँ तो मुझे तो नहीं लगता कि उसे कोई दिलचस्पी है काम करने में, जब देखो यहाँ वहाँ हो रही है। नियति भाभी, माँ ने रसोई के अंदर रसोई बनवाई है, जहाँ काटने का काम एक तरफ होता है और बनाना दूसरी तरफ, इसीलिए विनीता को यहाँ से वहाँ होना पड़ रहा है। रसोई के अंदर रसोई? विद्या, तूने ऐसा क्यों किया? क्या तुझे तेरी बहू पसंद नहीं? मुझे तो लगता है विद्या मौसी जी ने जानबूझकर रसोई के अंदर रसोई बनवाई है, जिससे विनीता का चेहरा उन्हें बार बार देखना न पड़े। मजाक कर रही हूँ, बुरा मत मानिएगा। मुझे भी लगता है कि माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे ईशान, होता है ऐसा। अब दीपक और विनीता ने तेरी माँ का इतना दिल दुखाया, उनकी बेइज्जती करवा दी लड़की वालों के सामने, तो विनीता का नापसंद करना तो बनता है, क्यों विद्या? और मुझे लगता है विनीता को रसोई को साफ करना नहीं आता होगा, इसलिए विद्या ने ये किया है। बस जीजी, आप मेरी बहन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बहू के बारे में कुछ भी कहेंगी। हाँ, मैंने रसोई के अंदर रसोई बनवाई है, लेकिन वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं विनीता से नाराज़ हूँ, बल्कि इसलिए कि वहाँ बैठकर मैं उसे आधा काम करके दे सकूँ। मैं वहाँ सब्जी काट कर दे सकूँ, उसे आटा गूँथ कर दे सकूँ। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तब मेरी सास रसोई में मेरे सर पे चढ़ कर खड़ी हो जाया करती थी। तब मुझे उनके सामने काम करने में बड़ी झिझक होती थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि विनीता के साथ कुछ ऐसा हो। मैंने सोचा था कि मैं वहाँ उसे आधा काम करके दे दूँगी तो वो दीपक के साथ फिर ऑफिस भी जा सकेगी। वो अपना करियर क्यों छोड़े सिर्फ रसोई संभालने के लिए? मौसी जी, खाना तैयार है, आइए। मैंने आपके लिए पनीर की सब्जी, पराठा, रायता, मीठी खीर और समोसे भी बनाए हैं, आइए ना। आओ बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठो। तुम्हें पता है दीपक, माँ जी ने सब्जी काट दी थी, आटा भी गूंथ दिया था, आलू भी उबाल कर रख दिए थे। रसोई के अंदर रसोई है ना, उससे मेरा बहुत काम आसान हो गया। थैंक यू माँ जी। तुम्हारा इस घर में दिल से स्वागत है विनीता। अभी भी किसी को कुछ पूछना है रसोई के अंदर रसोई के बारे में? अरे मुझे तो पहले ही पता था, मेरी बहन ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, और उसकी बहू तो बहुत अच्छी है। मैं भी मजाक ही कर रही थी। चलो ना, अब सब खाना खाते हैं। हाँ हाँ, नियति भाभी कहाँ इतना अच्छा खाना बनाती होंगी, है ना मौसी जी? क्या? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। गीता अपनी सास कमला और अपनी मम्मी के साथ घूमने जा रही थी। मम्मी जी, मैं तो तैयार हो गई, आप अब तक तैयार नहीं हुई? अरे बहू, मैं तो कब से रेडी होकर बैठी हूँ। क्या मम्मी जी, आप इतनी फीके रंग की साड़ी पहनकर चलेंगी? आप गाउन पहनिए ना। अरे ना बहू, ये गाउन वाउन मेरी समझ से बाहर है। तूने पहन लिया ना, वही बहुत है। मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। मम्मी जी, ये तो आजकल का फैशन है, हर कोई इसी तरह के कपड़े पहनता है। मैं तो कहती हूँ आप भी ऐसे ही कपड़े पहना करो। अरे ना बाबा ना, तू ही कर ले बहू सारा फैशन, मुझे नहीं करना ये सब। मुझे नहीं पहनने ऐसे कपड़े, ना ही मुझे ये आजकल का फैशन फुसन समझ में आता है। मम्मी जी, उसे फैशन कहते हैं। आप तो येलो और क्रीम, बस यही दो कलर पहनती हो, वो भी इतने फीके रंग। आप थोड़े चटाकेदार रंग पहना करो ना, उनमें आप बड़ी ही अच्छी लगोगी। अरे रहने दे बहू, अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे देखकर कोई क्या कहेगा। ये देखो, इस बुढ़िया को बुढ़ापे में भी जवानी चाहिए। मम्मी जी, अभी आपकी इतनी उम्र कहाँ हुई है? गीता और कमला जब बात कर रही थी तब उनके घर की बेल बजती है। मम्मी, आप आ गई? हाँ, अब चले क्या? हाँ जी चलिए। अरे बहन जी, पर आप तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई। अरे नहीं तो बहन जी, मैं तैयार हूँ। क्या कहा? आप हमारे साथ ऐसे चलेंगी? नहीं नहीं नहीं, आपको बिना हमारे जैसे कपड़े पहनने होंगे। हाँ मम्मी, अब आप ही समझाइए ना, मैं तो मम्मी जी को समझा समझा कर थक चुकी हूँ। हाँ जी बहन जी, आपको आज तो कुछ डिफरेंट पहनना होगा। इतने ओल्ड फैशन में तो आजकल कोई भी नहीं रहता। पर मुझे ऐसे कपड़ों में शर्म आएगी, और मेरे पास ना ऐसे कपड़े हैं भी नहीं। मम्मी जी, आप क्यों चिंता करती हैं? मेरे पास है ना इतने सारे कपड़े, आप उनमें से कुछ भी पहन लीजिए।
उसके बाद गीता अंदर जाकर अपने कपबोर्ड से एक प्लाजो सूट निकाल कर लाती है और कमला को देती है। फिर कमला गीता का सूट पहनकर बाहर आती है। अरे बहन जी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। मम्मी जी, ये हुई ना बात। ठीक है, अब चले। उसके बाद वे तीनों घर से बाहर घूमने चले जाते हैं। जब कमला और गीता शाम को वापस घर लौट रही थी, तब उन्हें उनकी पड़ोसन मिलती है। अरे कमला, आज तो तुम बिल्कुल भी पहचान में नहीं आ रही हो। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुम्हारा तो रूप बिल्कुल ही बदल गया है। वाह वाह, क्या कमाल किया है तुमने। शुक्रिया। देखा मम्मी जी, आज सभी आपकी कितनी तारीफ कर रहे थे। आप सच में इस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ बहू, तुम बिल्कुल सही कहती हो। अब से मैं भी ना ऐसे ही कपड़े पहना करूंगी। हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब से आप हमेशा मेरे साथ नई नई ड्रेसेस ट्राई करना और हम दोनों सास बहू मिलकर धमाल मचा देंगे। हाँ हाँ, मैं भी जरा ट्राई करके देखूं तुम्हारा पैसन। अरे नहीं नहीं, वो क्या कहते हैं उसे? फैशन। फैशन। अगले दिन से कमला अपनी बहू से उसके कपड़े मांगकर पहनने लगती है। अरे बहू, ला तो मुझे वो जरा अपना हरे कलर का सूट तो दे दे। मुझे ना उसका डिजाइन बहुत अच्छा लगता है। जी मम्मी जी, अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। अच्छा ये बता, ये सूट मेरे ऊपर कैसा लग रहा है? मम्मी जी, आपने तो फिर से कमाल कर दिया। आप इसमें बहुत ही अच्छे लग रहे हो। वैसे बहू, मुझे ना तेरे सूट पहनने में बहुत ही मजा आता है। ये कितना कंफर्टेबल है। साड़ी तो अब मुझे बिल्कुल बोरिंग लगने लगी है। साड़ी पहनकर तो ना मैं बंद जाती थी। अब मुझे इनमें कितना आराम मिलता है। मैं तो आपसे हमेशा से कहती थी मम्मी जी। चलो अच्छा है, कम से कम आपने देर से ही सही पर मेरी बात मानी तो सही। हाँ बहू। एक रात गीता और कमला को एक पार्टी में जाना था। मैं तो आज पार्टी में अपना गाउन पहनूंगी और मम्मी जी से भी पूछ लेती हूँ कि वो क्या पहनेंगी। आज मैं उन्हें भी गाउन ही पहनाऊंगी। देख तो बहू, मैं इस गाउन में कैसी लग रही हूँ? अरे, मम्मी जी ने तो मेरा ही गाउन पहना है। मुझे आज पार्टी में यही पहनना था। अब क्या करूं? जी मम्मी जी, आप इस गाउन में बहुत अच्छे लग रहे हो। चल बहू, अब तू भी जल्दी से रेडी हो जा। जी, अब मैं क्या पहनूं? गाउन तो मम्मी जी ने पहन लिया। कोई बात नहीं, आज मैं साड़ी ही पहन लेती हूँ। अगले दिन गीता नितिन के साथ डिनर पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। अरे, मेरा रेड कलर का सूट कहाँ चला गया? मैंने यहीं पर तो रखा था। पता नहीं आजकल मेरे सारे कपड़े कहाँ गायब हो जाते हैं। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। हाँ, पर मेरा सूट कहीं पर नहीं मिल रहा। सूट अपने आप चलकर कहाँ जाएगा? ध्यान से देखो, वहीं होगा। मैंने पूरा कपबोर्ड छान लिया है, पर मेरे काफी सारे सूट नहीं मिल रहे। आजकल पता नहीं मेरे सारे कपड़े कहाँ गायब हो जाते हैं। उसके बाद गीता कोई दूसरा सिंपल सा सूट पहन लेती है। फिर जब वो बाहर हॉल में आकर देखती है तो कमला वही रेड कलर का सूट पहनकर बैठी थी जिसे गीता इतनी देर से ढूंढ रही थी। अरे मम्मी जी, ये रेड कलर का सूट आपने पहन रखा था? मैंने तो इसे पूरे कमरे में ढूंढ लिया। हाँ बहू, मुझे ना तेरे कुछ सूट बहुत ही पसंद आ गए। इनके कलर इतने प्यारे प्यारे हैं, इसीलिए तेरे कुछ सूट अपने कमरे में ले आई हूँ पहनने के लिए। अच्छा, तो मेरे सारे सूट इसलिए गायब हो रहे हैं। वही मैं सोचूं कि आखिर मेरे सारे कपड़े कहाँ जाते हैं। ये मम्मी जी को तो अच्छी आदत हो गई है मेरे कपड़े पहनने की। अब तो ये मुझसे बिना पूछे ही मेरे सारे कपड़े ले लेती हैं और मेरे पास पहनने के लिए कोई कपड़ा ही नहीं बचता। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अगले दिन गीता कमला के लिए बहुत सारे सूट खरीद कर ले आती है। ये देखिए मम्मी जी, मैं आपके लिए कितने सारे कपड़े लेकर आई हूँ। मैं ये सारे सूट आपके लिए लाई हूँ। अब से आप इन्हें पहना कीजिए। अच्छा बहू, अब से ना मैं रोज नए नए सूट पहनूंगी। मैं अभी जाकर इन्हें ट्राई करके आती हूँ। हाँ, और कृपा करके मेरे सूटों को बख्श दीजिएगा। कमला सारे सूट पहनकर शीशे में देखती है। नहीं नहीं नहीं, ये सूट इतने खास नहीं है। मुझे तो बहू के सूट ही ज्यादा पसंद है। मैं तो उसी के सूट पहनूंगी। कमला ने कुछ दिन तो अपने सूट पहने, फिर से उसने गीता के सूटों को पहनना शुरू कर दिया। कमला गीता से बिना पूछे ही उसके सारे सूट ले लेती थी। अरे, फिर से मेरी अलमारी खाली है।
मुझे तो यहाँ पर मेरा एक भी सूट नहीं मिल रहा। ज़रूर मम्मी जी ने फिर से मेरे सारे सूट ले लिए होंगे। कुछ दिन पहले ही तो मैंने उनके लिए इतनी सारी शॉपिंग की थी। वो अपने सूट क्यों नहीं पहनती है? परेशान हो चुकी हूँ मैं तो। अरे क्या हुआ, तुम फिर से इतने गुस्से में क्यों? देखिए ना, मम्मी जी ने फिर से मेरे सारे कपड़े ले लिए हैं, जबकि मैं उनके लिए इतने सारे कपड़े खरीद कर लाई थी। अब आप ही उन्हें कुछ समझाइए। अरे कोई बात नहीं, मम्मी को तुम्हारे कपड़े ज्यादा पसंद है। अगर वो तुम्हारे कपड़े पहन भी लेती है तो क्या हुआ, इसमें भला क्या आफत आ गई? अरे पर अभी तुम परवर छोड़ो, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं बताती हूँ कि दूसरों के कपड़े पहनने से क्या होता है और कौन सी आफत आती है। जब नितिन शाम को घर वापस आता है तो वो देखता है गीता ने उसके कपड़े पहन रखे थे। अरे तुमने मेरे कपड़े क्यों पहना है? माँ जी ने मेरे सारे कपड़े ले लिए हैं। अब मेरे पास तो कोई कपड़े बचे ही नहीं, तो मैंने आपके कपड़े पहन लिए। अरे तुम भी ना गीता, ये सब। मुझे नींद आ रही है, हम कल बात करेंगे। फिर अगली सुबह नितिन अपनी ब्लू कलर की शर्ट ढूंढ रहा था। अरे अब मेरे कपड़े कहाँ गायब होने लग गए? गीता, गीता जल्दी इधर आओ, मुझे मेरी ब्लू शर्ट नहीं मिल रही। गीता कमरे में आती है। अरे तुमने मेरी ब्लू शर्ट क्यों पहनी है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऑफिस के लिए ऑलरेडी इतना लेट हो रहा है और ऊपर से तुम हो कि मेरे सारे कपड़े पहन लेती हो। आखिर अब मैं ऑफिस क्या पहन कर जाऊंगा? अब आप ही बताइए, मैं भला क्या करती? मम्मी जी तो मेरे सारे कपड़े ले जाती हैं। अब मेरे पास कपड़े बचे ही नहीं, तो मुझे भी तो कपड़े चाहिए ना, इसलिए मैंने आपके कपड़े पहन लिए। और अगर मैंने आपके कपड़े पहने तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? गीता, अगर तुम मेरे कपड़े पहनोगी तो मैं ऑफिस में क्या पहन कर जाऊंगा? और मम्मी जी अगर मेरे कपड़े पहनेंगी तो मैं क्या पहनूंगी? इसलिए अगर आपको अपने कपड़े वापस चाहिए तो आप मम्मी जी को समझाओ, सीधी बात। इतना कहकर गीता वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे मम्मी से बात करनी होगी, नहीं तो ऐसे तो मेरे पास ऑफिस में पहनकर जाने के लिए कपड़े ही नहीं बचेंगे। मम्मी, आप गीता के कपड़े क्यों पहनती हो? आप अपने कपड़े पहना करो ना, उसे कितनी परेशानी होती है। अरे नहीं बेटा, बहू के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं और उनका रंग भी ना एकदम चटाकेदार होता है। मैं तो भाई बहू के कपड़े ही पहनूंगी। लगता है अब मुझे भी इन सब की आदत डालनी होगी। ओ भैया, जरा ठीक से लगाइएगा मेरा नाम। अब लगना चाहिए ना कि घर शीला चौरसिया का है, माला चौरसिया का नहीं। हाँ हाँ मैडम जी, कर रहे हैं। आपका नाम और भी बड़े बड़े अक्षरों में लगा देंगे। बिल्कुल। मिस्त्री माला के नाम का बोर्ड हटाकर शीला के नाम का बोर्ड लगा देते हैं। शीला अपना नाम घर के बाहर के बोर्ड पर देखकर खुश हो जाती है। कुछ महीने पहले शीला माला के घर बहू बनकर आती है। शीला मोहित से शादी करके बहुत खुश थी। शादी करके जैसे ही वो घर आती है तो देखती है सब माला माला की ही जपते रहते हैं। बहू, कुमकुम के पैरों से घर के अंदर आ जा। जी मम्मी जी। माला, पहले तुम कुमकुम वाले पैर से घर में आओ। इस घर की गृह लक्ष्मी तुम ही हो। क्या जी हाँ बीना, अब तो बहू आ गई है। तो क्या हुआ मम्मी, पापा ठीक ही तो बोल रहे हैं। पहले मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। जब से माला आई मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। सब जिद करने लगते हैं। फिर माला कहती है, अरे ठीक है बाबा, मैं ही पहले कुमकुम के पैर से अंदर आती हूँ बस। माला कुमकुम के पैरों से घर के अंदर आती है। फिर उसी तरह शीला घर में अंदर आती है। शीला को ये सब देखकर बहुत ही अजीब सा लगता है। वो कहती है, पहली बार देख रही हूँ ऐसा कि कोई सास बहू के पहले कुमकुम के पैरों से आ रही है। माला उसी वक्त हीरो का हार शीला के हाथों में देती है। बहू, ये हमारा खानदानी हार है, मेरी सास ने मुझे दिया और मैंने तुझे। जी मम्मी जी, वैसे हार ना बहुत खूबसूरत है। शीला हार को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। अगली सुबह माला शीला के कमरे में जाकर उससे कहती है, बहू तैयार हो जा, और हाँ, जो हार मैंने तुझे कल दिया था ना, वो और बाकी के सारे जेवर जो तुझे तोहफे में मिले हैं और शादी में चढ़े हैं, वो ना मुझे दे दे। शीला माला का मुंह देखने लगती है। वो बहू, तुझसे ये सब नहीं संभाला जाएगा, कहीं खो गया तो है कुछ नहीं हो पाएगा।
पता है ना सोना खोना कितना खराब है। ठीक है मम्मी जी, देती हूँ अभी। माला सारे जेवर लेकर तिजोरी में रख देती है। शीला भी इधर तैयार होकर नीचे आ जाती है। शीला हॉल में लगे सोफे में जैसे ही बैठने जाती है तो माला उसे टोकते हुए कहती है, अरे अरे बहू रुक जा, वहां मत बैठ, वो मेरी जगह है। वो तो मैं बस 2 मिनट बैठ रही थी। हाँ तो ठीक है ना, इस चेयर पर बैठ जा। सोफे के आगे वाली जगह ये ना मेरी है, इस पर कोई नहीं बैठता। पता है तेरे ससुर जी भी नहीं बैठते, उन्हें लगता है जैसे ही वो बैठे और मैं आ गई तो क्या होगा। ओ, मुझे नहीं पता था मम्मी जी। अरे कोई नहीं बहू, अभी तो नई नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगी। अच्छा मम्मी जी, आप ये बताओ कि खाने में क्या बनाना है? नाश्ते में ऐसा कोई खास जरूरी नहीं है, तुझे जो आता है वही बना ले, ज्यादा कुछ की जरूरत भी नहीं है, ऊपर से इतनी गर्मी है। ठीक है मम्मी जी। शीला नाश्ते में गरम इडली और सांभार बनाती है। मम्मी जी, सबसे कह दीजिए ना नाश्ते की मेज पर आ जाए, मैं खाना लगा रही हूँ। अरे बहू सब आ ही रहे हैं, नाश्ते का टाइम जो हो गया है। सब आते हैं। चल बहू आजा, तू भी हमारे साथ में नाश्ता कर ले। ठीक है मम्मी जी। शीला सारा खाना टेबल पर लगाती है और कोने वाली चेयर पर जैसे ही बैठने लगती है कि माला टोकती है। अरे बहू वो नहीं, तू बगल वाली चेयर पर बैठ जा, ये मेरी चेयर है, मैं अपनी ही जगह पर बैठती हूँ, मुझे जरा भी पसंद नहीं कि कोई मेरी जगह पर बैठ जाए। ये तेरे पापा जी की जगह है, उस पर तू बैठ सकती है। नहीं मम्मी जी, ठीक है, पहले सब कोई खा ले, बाद में मैं खाऊंगी। अरे नहीं बहू, आजा साथ में बैठ। नहीं मम्मी जी, मेरी माँ ने कहा था पहले सबको खिलाना फिर खुद खाना। हाँ ठीक है भाई। शीला सबको खाना देती है और मन ही मन सोचती है, मैं तो आपकी ही जगह पर बैठकर नाश्ता करूंगी मम्मी जी। ये क्या है, ये मेरी जगह वो मेरी जगह। सबके खाने के बाद शीला माला की चेयर पर बैठकर खाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। माला हर चीज में कहती ये मेरा है वो मेरा है। शीला को अब लगने लगता है कि उसकी सास बस खुद के बारे में सोचती है, ना कि सबके बारे में। 6 महीने के बाद एक रोज शीला मोहित से कहती है, मोहित मैं सोच रही हूँ कि किटी ज्वाइन कर लो, इसी बहाने घर से निकलना भी हो जाएगा और मेरे भी यहाँ कुछ फ्रेंड सर्कल बन जाएंगे। हाँ तो कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मम्मी भी तो कितनी किटियाँ करती हैं। हाँ मम्मी जी का तो मैंने देखा है, महीने में 10 किटी। शीला अपनी एक सहेली उषा को फोन करके कहती है, उषा तू किटी में मेरा नाम भी डाल देना, घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, क्या करूंगी। हाँ यार, घर से तू नहीं निकलेंगी ना तो ये लोग तो तुझे घर की मुर्गी बना देंगे, फिर तू भी औरतों की तरह घर में ही रह जाएगी, दुनिया की कोई खबर तुझे नहीं लगेगी। अरे पर ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। शीला उषा की किटी ज्वाइन कर लेती है। एक रोज माला शीला से कहती है, बहू कल मेरी एक सहेली के घर पर पार्टी है, मेरे पास कुछ भी नया नहीं है पहनने को, सोच रही हूँ कुछ नया खरीद लूं। हाँ मम्मी जी, मैं भी यही सोच रही थी, बहुत दिनों से शॉपिंग नहीं की है मैंने, तो मैं भी कपड़े ले लेती हूँ। बहू तेरी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं, शादी के इतने कपड़े पड़े हैं, वो तो पहले पहन ले, शाम को चलते हैं, तू तैयार हो जाना। शाम को शीला तैयार होकर जल्दी जल्दी गाड़ी के पास पहुंचती है। आज तो मैं मोहित के बगल में फ्रंट सीट पर बैठूंगी, हाथ में हाथ डालकर, सो रोमांटिक। शीला जैसे ही वहां पहुंचती है देखती है कि माला और मोहित पहले से बैठे हैं। शीला का मुंह उतर जाता है और माला कहती है, चल पीछे जाकर बैठ जा बहू, मोहित चल जल्दी कर बेटा। शीला अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाने लगती है। इस बुढ़ापे में जब देखो अपना ही सोचती है, आगे आकर बैठ गई, ये नहीं सोचा कि जवान बहू बेटे को साथ में बैठने दे। माला खुद की शॉपिंग कर लेती है, लेकिन शीला को एक भी ड्रेस लेने नहीं देती। अगले दिन माला अपनी सहेली की यहाँ पार्टी में चली जाती है। उसी रात मोहित शीला से कहता है, शीला कल मुझे शादी में जाना है, तो मेरी वाइट शर्ट प्रेस कर देना। सोच रहा हूँ कि अकेले क्या जाऊं, साथ में एक जन को ले जाऊंगा। शीला मुस्कुराती है। आज ही मम्मी जी तो पार्टी में गई है, कल मोहित के साथ मैं जाऊंगी, वो नई वाली साड़ी जो मोहित ने मुझे दी थी वही पहन लूंगी कल। अरे वो वाइट क्यों, मैं तुम्हारी ग्रीन शर्ट प्रेस कर देती हूँ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है तुम पर,
ठीक है, वही कर दो। अगले दिन शीला सुबह से बहुत खुश रहती है। मोहित के साथ साथ अपनी साड़ी भी प्रेस कर लेती है। शाम को मोहित घर आते ही कहता है, कौन चलेगा मेरे साथ पार्टी में? अकेले जाने का मन नहीं है बिल्कुल। अरे बहू तो काम करके थक गई होगी बेटा, मैं चलूंगी तेरे साथ, मेरे कल के कपड़े बाहर ही पड़े हैं। हाँ माँ, वैसे भी बहुत दिनों से हमने साथ में वक्त नहीं बिताया। इतना बोलते ही माला तुरंत तैयार होने चली जाती है। शीला का दिमाग गर्म हो जाता है। अब और नहीं चलेगा ऐसे। मम्मी जी खुद को समझती क्या है? क्या मैं इस घर की नौकरानी हूँ? खुद इस उम्र में सारे ऐश मौज करती है और मुझ पर घर छोड़ दिया है। अब मैं भी अपने मन का करूंगी। अगले हफ्ते शीला की किटी होती है। शीला शाम को तैयार होकर मोहित से कहती है, मोहित मैं तैयार हूँ, मुझे किटी के लिए ड्रॉप कर दो ना। ओके चलो। शीला गाड़ी तक जाती है। देखती है कि माला पूजा की थाली लिए गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठी है। बेटा जल्दी कर, मुझे मंदिर जाना है। मम्मी जी मुझे किटी के लिए देर हो रही है, पहले से मैं बहुत लेट हूँ। मोहित आप मुझे किटी में छोड़ दो, फिर मम्मी जी को छोड़ देना। बेटा आरती का वक्त निकल जाएगा, पूजा से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। बेटा तुम मुझे पहले मंदिर ही छोड़ दो। हाँ माँ। शीला 5 मिनट तो लगेंगे, मम्मी को छोड़कर सीधा तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। उतने में ही उषा का फोन आ जाता है। पहले ही तुम इतना लेट कर रही हो शीला, तुम्हें तो टाइम से पहले आ जाना चाहिए था ताकि सबसे अच्छे से मिल सके। अरे बस 5 मिनट आ ही रही हूँ मैं। शीला चलती गाड़ी में मोहित से कहती है, मोहित तुम गाड़ी रोको, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। अभी तुम्हें कम से कम 15 मिनट और लगेंगे। अरे यार किटी है, कोई ऑफिस नहीं छूट रहा है तुम्हारा। मम्मी जी जब किटी में जाती है ना, तब तुम्हारे मुंह से बोली नहीं निकलती। क्या यार तुम भी। ठीक है, जाना है जाओ। शीला उसी वक्त उतरकर ऑटो से चली जाती है। किटी में पहुंचते ही सब कहने लगते हैं, आप बहुत लेट हो, ऐसे तो मजा ही क्या आएगा किटी का। सॉरी, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। सबके साथ एंजॉय करने के बाद शीला उषा को सब कुछ बताती है। यार तेरा भी उस घर पर उतना ही हक है जितना तेरी सास का है। हर चीज पर उनका नाम थोड़ी ना लिखा है। तू भी उन्हीं की तरह करने लग, ये मेरा है वो मेरा है। यार ऐसे नहीं चलता ना, सब तो उन्हीं की तरफ से बोलते हैं। पर ऐसा थोड़ी ना चलता है। तू बोलना तो शुरू कर दे, फिर देख सब कैसे होता है। नहीं तो मोहित को अपनी गिरफ्त में कर ले और सब कुछ अपने नाम करवा ले। हाँ ये बात सही कही तूने, मम्मी जी ने तो मेरे नाक में दम कर रखा है। शीला घर आती है। आते ही उसे पता चलता है कि उसकी ननद प्रिया के यहाँ फंक्शन है जहाँ सबको जाना है। बहू कल जल्दी उठ जाना, 5 बजे की ट्रेन से चलना है। मम्मी जी आप मुझे मेरी शादी वाले झुमके दे देना, मैं वही पहनूंगी। मेरी साड़ी के साथ वही मैच होंगे और हार भी देना। अरे कल तो होने दे बहू। रात को सब अपनी अपनी पैकिंग कर लेते हैं और अगले दिन सब जल्दी जल्दी उठते हैं और तैयार होने लगते हैं। बाहर जल्दी से आ जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। अरे बेटा अभी 1 घंटा है। इधर शीला माला के कमरे में जाती है। मम्मी जी मुझे कुछ ज्वेलरी दे दो ना, ऐसे कहीं जाने मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या अपनी बहू को ऐसे ही जाने दूंगी कहीं, हैं? माला तिजोरी से एक पतली सी चेन और छोटे से कान के झुमके शीला के हाथों में देती है। ले शीला ये पहन ले, वहाँ सबकी नजरें झुमके पर ही रहेगी। पर मम्मी जी ये तो बहुत हल्का है, आपने तो बहुत भारी पहना है। अरे बहू मेरी छोड़, तुझसे इतने भारी जेवर संभलेंगे भी क्या? यही अच्छा लग रहा है, आजकल कोई लड़की भारी जेवर नहीं पहनती। शीला मुंह चढ़ाकर खुद से कहती है, जब मर्जी हुआ मॉडर्न बना दिया, जब मर्जी हुआ घरेलू बना दिया। मम्मी जी ना शातिर है, कहीं मेरे जेवर पचा ना जाए सारे के सारे। इधर माला मन में सोचती है, बहू को जेवर तो पहनने को दे दिया है, लेकिन मेरा कलेजा धक धक कर रहा है। कहीं बहू ने कुछ गिरा दिया तो सब गया। सब प्रिया के घर जाने के लिए निकलते हैं। वहां जाकर सब बहुत मजे करते हैं। प्रिया शीला से कहती है, भाभी आप तो बहुत जबरदस्त लग रही हो। आप भी ना दीदी। जेवर भी ना बहुत सुंदर लग रहे हैं आपकी। एक काम करो ना, मुझे ये दे दो ना पहनने और मेरा आप पहन लो। अरे नहीं दीदी मैं ये नहीं दे सकती हूँ, आपके वाले जेवर मेरी साड़ी पर जाएंगे भी नहीं।
तभी मोहित वहां आकर कहता है, अरे बाबा तुम दीदी को दे दो ना, आज तो उनकी शादी की सालगिरह है, उन्हें ही सब देखेंगे, कौन तुम्हें देखने वाला है। जब कोई मुझे देखने वाला ही नहीं है तो मैं यहाँ आई ही क्यों हूं। गुस्से में शीला अपना जेवर निकालकर प्रिया को देती है और पार्टी से चली जाती है। उषा ठीक ही कहती है, मुझे सब कुछ अपने नाम करवा लेना चाहिए, वरना मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रहेगी यहाँ। ये सब कैसे करूं, लेकिन उषा से बात करती हूँ। शीला उसी वक्त उषा को फोन करती है। उषा यार बताना क्या करूं मैं, किस तरह मम्मी जी की तरह हर चीज पर अपना हक जमाऊं। अरे यार, तो हर चीज पर अपना नाम लिखा दे, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, जैसे सोफे की सीट, डाइनिंग चेयर की सीट, गाड़ी की फ्रंट सीट। हाँ ये ठीक रहेगा। इन सब पे लिखवाने से अच्छा है कि मैं घर पर ही लिखवा दूं। घर की बाहर की दीवार पर तो लिखवाना ही है, तू सब सामान पर लिखवा और अपने सोने के जेवर पर भी, घर की तिजोरी पर भी। फिर देखना तेरी सास के मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। पूरी पार्टी में शीला नहीं होती है। फिर अगले दिन सब घर के लिए निकल जाते हैं। जाते ही शीला अपने रंगत में आ जाती है। नहा धोकर तैयार होकर शीला अपने किटी मेंबर को घर पर बुलाती है। इतने लोगों को घर पर देखकर माला शीला से कहती है, बहू आज कुछ खास है क्या? हाँ मम्मी जी, आज मेरी ही किटी उठी है, तो मैंने सोचा ये घर भी तो मेरा है, यहाँ से अच्छी फैसिलिटी कहाँ मिलेगी। वो बात तो ठीक है बहू, लेकिन रसोई में मैं किसी और को घुसने नहीं देती हूँ। मम्मी जी अब वो सब नहीं चलता है, मैंने यहाँ के सबसे फेमस महाराज को बुलाया है। अब मैं किटी करूंगी या खुद ही काम करती रहूंगी। हाँ, माला कुछ नहीं बोल पाती, वो वहां से चली जाती है। ठीक है, अब बहू के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, थोड़ा बहुत बदलाव माला तुम कर ही सकती हो। किटी 2 घंटे चलती है और बहुत अच्छे से होती है। सब खा पीकर एंजॉय करके अपने अपने घर चले जाते हैं। शीला आराम से माला की सीट पर बैठ जाती है। अब सब मेरा होगा। मम्मी जी अब तो गई। शाम होते ही शीला कुछ मिस्त्री को घर बुलाती है और कहती है, भैया इस सोफे की सीट पर मेरा नाम लिखवाना है और गाड़ी की सीट पर भी। हो जाएगा मैडम। ठीक है, तो आप अपना काम चालू कीजिए और इन सब के बाद घर के बाहर लगा बोर्ड भी बदलना है। माला चौरसिया की जगह उसे शीला चौरसिया करना है। मैडम सब हो जाएगा। ठीक है, फिर शुरू हो जाओ। मिस्त्री अपने काम में लग जाते हैं और एक एक करके हर चीज पर शीला का नाम लिखने लगते हैं। माला जैसे ही ये सब देखती है, ये सब क्या है बहू? मम्मी जी जो आप देख रही है वही तो है। अब ये घर मेरा है, आपकी एक नहीं चलेगी। माला को शीला की बातें सुनकर धक्का लग जाता है। खून के घूंट पीकर वो अपना कमरा बंद करके बैठ जाती है। हर जगह शीला का नाम लिखने के बाद बारी आती है घर के बाहर के दीवार पर लगे माला के नाम के बोर्ड की। शीला उस बोर्ड को हटा देती है। ओ भैया जरा ठीक से लगाइएगा मेरा नाम। अब लगना चाहिए ना कि घर शीला चौरसिया का है, माला चौरसिया का नहीं। हाँ हाँ मैडम जी कर रहे हैं, आपका नाम और भी बड़े बड़े अक्षरों में लगा देंगे। बिल्कुल। मिस्त्री माला के नाम का बोर्ड हटाकर शीला के नाम का बोर्ड लगा देते हैं। शीला अपना नाम घर के बाहर बोर्ड पर देखकर खुश हो जाती है। शीला चौरसिया, कितना अच्छा लग रहा है ये नाम यहाँ। इतने में ही मोहित और ब्रिजमोहन वहां आते हैं। ब्रिजमोहन माला के नाम का बोर्ड उठाकर अपनी शर्ट से पोंछता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है बहू? मेरी गृह लक्ष्मी का नाम किसने हटाया यहाँ से? मैंने पापा जी। अब मम्मी जी की बहुत दिन चल गई इस घर में, अब घर मेरे हिसाब से चलेगा। मोहित का दिमाग गर्म हो जाता है। तुम पागल हो गई हो क्या? हर जगह अपना नाम लिखवा रही हो। इन सब से कुछ नहीं होगा, घर तुम्हारा नहीं हो जाएगा। तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर मुझे तुम पर शर्म आ रही है। माँ ने ये घर पहले से ही तुम्हारे नाम कर दिया था। उनका दिल इतना बड़ा है और तुमने इतनी छोटी हरकत की है। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। शीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोती हुई माला से कहती है, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी सहेली उषा ने कहा कि आप मुझे सबसे दूर रखना चाहती हैं और अपनी मनमानी करना चाहती हैं। मैं लोगों के बहकावे में आ गई थी। कोई बात नहीं,
बोर्ड पर लिखे नाम से कुछ नहीं होता, तेरा रहे चाहे मेरा, घर और घर वालों को साथ लेकर चलने से होता है। मम्मी जी, मैं अभी तुरंत ही बोर्ड हटा देती हूँ। अरे ना ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब तो ही घर संभाल बेटा। माला घर की चाबी शीला को दे देती है। शीला शर्मिंदा हो जाती है। रिया घर की बेटी जो ससुराल से अपने मायके आई थी। माँ भाभी कहाँ है आप, देखिए कौन आया है। रिया की आवाज सुनकर सभी हॉल में आते हैं। लो जी, शुरू हो गया स्यापा। हाँ दीदी। अरे बेटा तू आ गई? नहीं मम्मी, अभी तो रास्ते में हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। है तो यहाँ तेरा क्या भूत खड़ा है? मम्मी मैं यूं ही मजाक कर रही थी, आप बताओ कैसी हो, ठीक हो ना? हाँ बेटा सब अच्छा है, तू बता वहाँ भी सब ठीक है ना? हाँ मम्मी। थोड़ी देर बात करने के बाद वहाँ जब घर की बड़ी बहू सीमा आती है। भाभी मुझे ना आपका पर्स चाहिए था, मुझे एक फंक्शन में जाना है, तो क्या मैं ले जा सकती हूँ? हाँ रिया कोई बात नहीं, मैं अभी पर्स लेकर आती हूँ। भाभी वो ब्लैक वाला लाना, हाँ ब्लैक का मेरा आउटफिट के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। अच्छा ठीक है। सीमा पर्स लेकर आती है। ये लो। भाभी थैंक यू सो मच, आप ना बहुत अच्छी हो, हर बार आप मुझे हर मुसीबत से बचा लेती हो। कोई बात नहीं रिया, ये तो हमारा फर्ज बनता है, तुम परेशान मत हुआ करो। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो तुम हमें बोल सकती हो। ठीक है भाभी। अच्छा आपने जो नेकलेस पहना है वो कहाँ से लिया है? ये मैंने मिसेस शर्मा की दुकान से खरीदा है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल सिंपल भी है और लुक भी ना अच्छा दे रहा है। आज पड़ोस में ही फंक्शन था ना, इसलिए पहन कर गई थी। अच्छा वैसे कितने का है, मुझे भी खरीदना है। बस 500 रुपए का। 500 रुपए का? मुझे लगा कम का होगा। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम चला लूंगी। आपका पर्स मिल गया यही बात है, आपको तो पता है हमारे हालात कैसे चल रहे हैं। मैं तो कभी इस तरह अपने शौक पूरे नहीं कर सकती। हाय राम, पता नहीं मेरी किस्मत कब इतनी अच्छी होगी। मेरे होते हुए तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो रिया? तुम्हारी भाभी है ना, तुम एक काम करो, तुम मेरा नेकलेस भी ले जाओ। नहीं भाभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? मैंने कहा ना लेकर जाना है तो बस लेकर जाना है। बेटा ले लेना, जब तेरी भाभी इतने प्यार से दे रही है तो ऐसे मना नहीं करता। कोई बात नहीं, अगर उसे तबीयत होगी तो वो दूसरा ले लेगी। अच्छा ठीक है, आप इतना कहती है तो ठीक है, मैं जल्दी ही लौटा दूंगी। अरे हाँ बाबा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। ओके भाभी, थैंक यू, चलती हूँ, बाद में मिलूंगी। बाय भाभी। बाय। रिया सामान लेकर चली जाती है। रिया को जब भी कोई जरूरत होती तो वो अक्सर अपने मायके आ जाती। उसकी भाभियां भी उसे सपोर्ट करती और उसे वो चीज दे देती थी। कुछ दिनों बाद रिया फिर से आती है। भाभी वाह, आपके फोन का कवर कितना अच्छा है। अच्छा है ना दीदी? इस पर क्यूट टेडी बेयर भी है। हाँ आपने सही कहा, बड़ा प्यारा टेडी है। मेरे पास ना फोन का कवर ही नहीं है, इसी वजह से उसकी स्क्रीन पर क्रैक भी आ गया। कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके लिए